अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 गैसेस एक्सचेंज का लेक्चर 8 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था, जिनमें से 3 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया। ठीक है, आज हमने पढ़ने हैं अस्थमा और लंग कैंसर के बारे में। जी, तो अब पढ़ लेते हैं हम चौथी टाइप अस्थमा के बारे में। इट इज़ इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंड मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है, और नैरोइंग मीन्स कि उनका डायमीटर जो है वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इसको अस्थमा कहते हैं। ये एक जो है ना परमानेंट आप कह सकते हैं कि डिसऑर्डर भी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को अस्थमा की शिकायत हो जाए तो वो थ्रू आउट उसकी लाइफ जो है ना उसके साथ रहती है। इसके काजेज़ कौन से हैं? सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस। ठीक है, एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जी काजिंग फैक्टर्स। ये असल में बेसिक अस्थमा का जो मेन काज है वो एलर्जी है। ठीक है, ये ज़्यादातर ऐसे फैक्टर्स की वजह से होती है जिनकी वजह से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को जैसे कि पोलन से एलर्जी होती है। पोलन ग्रेन्स आपको पता है कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पोलन, उनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जो कि क्या होता है, कार्पल के ऊपर गिरते हैं और फिर उसकी वजह से पोलिनेशन होती है, सीड बनता है, तो पोलन्स उनको कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोल्ड, ठंड से भी कुछ लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है। स्मोक, धुएं से, डस्ट, मट्टी से, और केमिकल्स इन दी एयर। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं हवा में, जैसे कि कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को परफ्यूम की स्मेल से भी जो है वो एलर्जी होती है। तो स्टार्टिंग में तो ये नॉर्मल एलर्जी होती है, लेकिन अगर इसमें एहतियात ना बरती जाए तो वक्त के साथ साथ यही एलर्जी जो है ना आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल को क्या करना शुरू कर देती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन काज करती है, और जिसकी वजह से उनका जो डायामीटर है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर यही एलर्जी जो है वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? व्हेन अस्थमा पेशेंट इनहेल सम एलर्जेंस दे में सफ़र एन अटैक ऑफ अस्थमा। ठीक है, वो कहते हैं जब अस्थमा के पेशेंट इस तरह के एलर्जेंस को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उनको क्या होता है, अस्थमा का अटैक होता है। ड्यूरिंग अटैक द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई आर ब्रोंकियोल स्वेल। और अटैक के दौरान ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की वाल्स जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं, एंड देयर इनर पैसेज इज़ रिड्यूस। और फिर उनके गुजरने का जो रास्ता है वो क्या हो जाता है, तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं इसके? अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, सांस उखड़ने की अटैक्स होते हैं। उसके अलावा वीजिंग, वीजिंग कहते हैं कि विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट। जब सांस बाहर निकालते हैं तो उस दौरान एक सीटी की तरह का जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके अलावा कफिंग, खांसी आना, एंड चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, और चेस्ट का टाइट हो जाना। तो ये हैं अस्थमा के सिम्टम्स। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। गिव मेडिसिन विच कंटेन केमिकल्स टू डायलेट द ब्रोंकियोल्स। ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो ब्रोंकियोल्स को क्या करती हैं, डायलेट करती हैं। और उसके अलावा ब्रोंको डायलेटर्स आर टेकन इन दी फॉर्म ऑफ इनहेलर। आपने देखा होगा कि अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो इनहेलर पंप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी उनको खुदा ना खास्ता अस्थमा का अटैक होता है या उनको जो है ना उनकी सांस उखड़ना स्टार्ट होती है, तो वो इनहेलर लेते हैं, और उस इनहेलर की वजह से जो है वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो उसके अंदर वही ब्रोंको डायलेटर्स ड्रग्स होती हैं, जिनका जिक्र मैंने शायद पिछले टॉपिक्स में भी किया था। एम्फीसीमिया में मैंने ब्रोंको डायलेटर्स का जिक्र किया था, और ब्रोंकाइटिक्स में भी किया था। तो ये इस तरह की मेडिसिन होती है जो क्या करती हैं, कफिंग से रिलीफ देने के लिए जो है, और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये मेडिसिन मैंने आपको सिरप का बताया था कि सिरप की फॉर्म में होते हैं, लेकिन अस्थमा के पेशेंट को इनहेलर की फॉर्म में यही ब्रोंको डायलेटर्स जो है वो दिए जाते हैं। जी, ये देखें, ये अस्थमा का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने ब्रोंकस को दिखाया है। नॉर्मल ब्रोंकस है। अब इसमें अगर नॉर्मल ब्रोंकस में अगर एलर्जेंस, या आपको एलर्जेंस दिखाएं, जो छोटे छोटे डॉट है, ये कुछ भी हो सकता है, पोलन ग्रेन्स है, डस्ट है, कोई भी चीज़ है, एलर्जेंस अगर एंटर होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने क्या किया है कि म्यूकस की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से आप अगर यहाँ देखें तो ब्रोंकस का जो डायामीटर है वो नैरो हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रोंकस की वाल्स में स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से दरमियान का जो हिस्सा है वो उनका तंग हो जाता है, और इसकी वजह से फिर अस्थमा अटैक होता है, और जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। जी, लास्ट वन इज लंग कैंसर। इट इज़ द अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड डिवीजन इन टिश्यूज ऑफ द लंग। ठीक है, लंग्स के अंदर मौजूद जो टिश्यूज़ हैं,
टिश्यूज़ हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल ही होता है, वो सेल जो है जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट कर दें या डिवीजन स्टार्ट कर दें तो उसको हम लंग कैंसर कहते हैं। वैसे भी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स जो हैं वो अब नॉर्मली डिवाइड और ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है और बहुत तेज़ी से वो डिवीजन करते हैं, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। ये किसी भी हिस्से में डेवलप होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये लंग में है तो ये लंग कैंसर है। उसके अलावा अगर यही काम अगर ब्लड सेल्स इस तरह से अनकंट्रोलेबली जो है ग्रोथ या फिर डिवीजन करेंगे तो वो फिर ब्लड कैंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर यही चीज़ लंग्स में हो तो वो क्या कहलाती है, लंग कैंसर कहलाती है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही मौलिक बीमारी है और इसका इलाज भी तकरीबन अगर ये बिल्कुल सीवियर स्टेज पर आ जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके काजेज़ क्या हैं? स्मोकिंग मैंने आपको स्मोकिंग वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था कि स्मोक जो है सिगरेट स्मोक, उसके अंदर तकरीबन 69 कार्सिनोजीन्स यानी कैंसर काजिंग क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो मेन रीज़न है लंग कैंसर का वो स्मोकिंग ही है। और देखने में ये आया है कि लंग कैंसर जो है सर्वे के मुताबिक लंग कैंसर जो है वो वुमेन से ज़्यादा मैन में ऑब्जर्व किया गया और उसकी वजह कहीं ना कहीं स्मोकिंग ही है। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल कार्सिनोजीन्स, इंडस्ट्रीज़ में जो कैंसर काजिंग केमिकल्स वगैरह रिलीज़ होते हैं अगर उनको भी हवा के ज़रिए इनहेल किया जाए तो खुदा न खास्ता वो भी क्या कर सकते हैं, लंग के सेल्स को आप समझ लें कि उनको ट्रिगर कर सकते हैं और जिसकी वजह से वो अब नॉर्मली डिवीजन और ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे और वही सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आती है बारी एयर पोल्यूशन की। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में भी जाहिर सी बात है कि जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं में मुख्तलिफ कैंसर काजिंग जो है केमिकल्स होते हैं, इसी तरह से हवा के अंदर भी इसी तरह के बहुत से केमिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑटोमोबाइल से निकल रहे हों या किसी भी फैक्ट्री वगैरह के धुएं से आ रहा हो, तो अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो उनके अंदर भी इस तरह के केमिकल्स होंगे और वो केमिकल्स अगर बॉडी के अंदर चले जाएं तो वो क्या कर सकते हैं, कैंसर काज कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी काज में एक वायरल इन्फेक्शन भी आ जाता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन भी आ जाता है कि कभी कभार अगर खुदा न खास्ता लंग की वजह से वायरस में इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आपने उसका ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन पूरी तरह से जो है वो इन्फेक्शन लंग से जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सका, तो वही जो वायरल इन्फेक्शन है वो आपके लंग्स में फैलना स्टार्ट हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुदा न खास्ता कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लंग कैंसर के काजेज़। अब आ जाते हैं सिम्टम्स की तरफ। कफ विद स्प्यूटम, ठीक है, खांसी आती है और बलगम के साथ, ब्रीथलेस, सांस का उखड़ना और चेस्ट पेन, सीने में दर्द महसूस होना, यह है लंग कैंसर के सिम्टम्स। इफेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। इन अर्ली स्टेजेस लंग कैंसर डज नॉट शो एनी सिम्टम। ठीक है, स्टार्टिंग में लंग कैंसर के कोई भी सिम्टम शो नहीं होते। वैसे भी कैंसर, किसी भी किस्म का कैंसर हो, स्टार्टिंग में उसके सिम्टम्स जो है वो शो नहीं होते। नॉर्मली जैसे आपको नॉर्मल रूटीन में हमें खांसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है या थोड़ा सा फीवर हो जाता है, तो स्टार्टिंग इनके सिम्टम्स कुछ इसी तरह से होते हैं जिसकी वजह से अक्सर जो है ना इनको डायग्नोस करना मुश्किल होता है। हाउएवर इन एडवांस स्टेज इट इज़ वेरी पेनफुल, लेकिन वो कहते हैं कि जब ये एडवांस स्टेज तक पहुंचता है, मींस कि जब ये लंग्स में अच्छी तरह से फैल चुका होता है, तो फिर ये क्या होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, इनक्योरेबल, ला इलाज होता है और बिकम फैटल, और एक मोहलिक बीमारी बन जाती है कि जिसको क्योर करना या जिसका इलाज करना फिर नामुमकिन बात हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके ट्रीटमेंट में है सर्जरी में ये किया जाता है कि डॉक्टर जो है वो अगर ज़्यादा सर्जरी में जो है ना वो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि लंग टिश्यूज़ जो हैं जो कि कैंसर सेल्स बन चुके हैं, अगर वो ज़्यादा नहीं फैला तो उस हिस्से से उन सेल्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर हेल्थी टिश्यू की एक मार्जिन बना दी जाए, ताकि जो हेल्थी टिश्यू लंग में मौजूद हैं अभी बाकी जो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो सेल्स जो है नॉर्मल सेल्स वो डिवाइड हो सकें और उस जगह को दोबारा रीफिल कर सकें। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल तब है जब तक कि जो स्टेज है वो बिल्कुल एडवांस स्टेज तक अगर पहुंच गया खुदा न खास्ता, तो फिर में भी सर्जरी से भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि तब तक जो कैंसर सेल्स हैं वो दोनों लंग्स में क्या हो चुके होते हैं, फैल चुके होते हैं। ठीक है, फिर एक इसका इलाज है कीमोथेरेपी जो है ये ड्रग्स दी जाती हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा ये सेशन जो है ये ड्रग्स जो हैं ये ओरली भी दी जाती हैं, मतलब कि मेडिसिन की फॉर्म में भी दी जाती हैं, कैप्सूल मेडिसिन की फॉर्म में। और इसके अलावा है रेडिएशन थेरेपी जो है ये एक ऐसा
ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हाई पावर्ड एनर्जी बीम्स जैसे कि एक्सरेज वगैरह को क्या किया जाता है, डाला जाता है उस पार्ट पर जहाँ पर कैंसर सेल्स डिवेलप हो रहे हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को किल कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर लंग कैंसर जो है वो दोनों लंग्स में जो है वो क्या हो चुका है, बहुत ही तरह से फैल चुका है, तो फिर इसको कंट्रोल करना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन बात हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है, आपको मैंने जितने भी डिसऑर्डर पढ़ाए तकरीबन सब के अंदर स्मोकिंग को से जो है ना बचने के लिए कहा गया। तो अगर जी ये देख लें, ये लंग कैंसर का डायग्राम दिया हुआ है। अभी ये इसमें दिखाया गया कि ये सिर्फ इतना ही पार्ट है लंग का जो क्या हुआ है अभी कैंसर की सेल्स की वजह से डैमेज हो पाया है। तो इसको सर्जरी से जो है वो आसानी से रिमूव किया जा सकता है। इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो है ना ये सेल जो है बाकी लंग्स के अंदर फैले नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर मैंने आपको 2 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ाया, एक अस्थमा और एक लंग कैंसर। तो अब ये जो था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और अब हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और इसके अलावा एक्सरसाइज में आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। अगर आपको ये चैप्टर की समझ आई है तो वो एमसीक्यूज़ जो है वो आप बहुत आसानी से खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।